कुछ ही समय पहले जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि प्लेन एब्सोल्युटली हेल्दी था। उससे पहले कुछ समय पहले इसने एक और जर्नी ली थी और लंबी जर्नी थी। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी मृत्यु हुई थी। साथ ही साथ बस एक ही सर्वाइवर बचा था। अगर हम बात करें इस प्लेन क्रैश की, तो ये वन ऑफ द वर्स्ट प्लेन क्रैशेस इन हिस्ट्री बन चुका है। और अब फाइनली एक रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है जो कि दर्शा रही है कि किन कारणों की वजह से आखिर प्लेन क्रैश हुआ। ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया गया। ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने के बाद से उससे जितनी इनिशियल जानकारियां मिली हैं, आज हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आई हैं, वो क्या कहती हैं इस प्लेन क्रैश के बारे में, ये हम देखते हैं। इसमें बस एक ही सर्वाइवर थे। 279 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी, जिसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति सर्वाइव किए थे, जिनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। इनकी सीट नंबर 11 थी। और इसके बाद इंटरेस्टिंगली सीट नंबर 11 से संबंधित बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही थी कि दिसंबर बहुत सालों पहले 1980s 90s में एक और प्लेन क्रैश हुआ था और जो व्यक्ति सीट नंबर 11 में था वो भी अकेला लोन सर्वाइवर बना था और उसके बाद से सीट 11 लेने की होड़ लग गई थी। इसी के अलावा अगर हम देखें तो जितने भी पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड, वो उनकी मृत्यु हो जाती है और सिर्फ एक व्यक्ति बचते हैं, जिनका नाम था रमेश विश्वास कुमार। इनके भाई भी थे इस प्लेन में, पर उनकी मृत्यु हो गई, पर ये सिर्फ बचे। इंटरेस्टिंगली जिस हॉस्पिटल में जिस बेड पे थे वो भी नंबर 11 था, तभी नंबर 11 को जनरली एंजल नंबर माना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या पता चला है। वैसे तो इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस रिपोर्ट को निकाला है कि कैसे क्या हुआ। 10 पॉइंट्स बताए गए हैं। इसमें यह बताई गई है कि अब तक कोई सुरक्षा सिफारिश जारी नहीं हुई है, यानी कि इस चरण में AAIB ने बोइंग 7878 विमान का GEnx यानी GEnx-1B इंजन के ऑपरेटरों और निर्माताओं के लिए कोई सुरक्षा सिफारिश नहीं की। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया है कि इशू क्या हुआ था और क्या ठीक करने की ज़रूरत है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। इंजन 1 में सुधार के संकेत मिले हैं। इंजन 1 के कोर की मंद गति रुक गई, फिर उलट गई और सुधार की दिशा में बढ़ने लगी। ठीक है, पहले। पर जब इंजन 2 के बारे में बात करें तो इंजन 2 स्थिर ही नहीं हो सका, क्योंकि दोनों इंजन्स की ज़रूरत थी। इंजन पहले में प्रॉब्लम आई थी, पर वो ठीक होके चलने लगा था, पर जो दूसरा इंजन था वो स्थिर नहीं हो सका। इंजन 2 दोबारा चालू हुआ, लेकिन बार बार ईंधन डाले जाने के बावजूद उसकी कोर गति मंद होने से नहीं रोका जा पा रहा था। इसके अलावा फ्लाइट के दौरान ईंधन कट ऑफ स्विच सक्रिय हो गए थे। 1:38:42 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर विमान 180 नॉट्स की ऊंचाई पर था, 180 नॉट्स की गति पर था। उसी क्षण दोनों इंजनों के ईंधन का कट ऑफ हो गया। ये रन से सीधे कट ऑफ में आ गए। तो एक पायलट ने पूछा भी कि दूसरे पायलट से कि आपने स्विच ऑफ क्यों किया है, फ्यूल बंद क्यों किया, तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं किया है। उसी के बाद से फिर मेडे 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 चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेडे तब बोला जाता है जब थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ जाती है। तो ब्लैक बॉक्स में वो रिकॉर्ड हुआ है। दोबारा स्टार्ट करने का प्रयास दर्ज हुआ। इंजन 1 और 2 के फ्यूल स्विच कुछ सेकंड में वापस रन किए गए। दोनों इंजनों के जो EGT है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, ये बढ़े, जो दोबारा स्टार्ट करने के प्रयास को दर्शाते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में भ्रम सामने आया। एक पायलट ने पूछा तुमने बंद क्यों किया, तो दूसरे ने बोला मैंने नहीं किया, जिससे संभवित गलतफहमी का संकेत मिला है। अब ये कह सकते हैं कि दोनों में ही कम्युनिकेशन या तो फेल हुआ, या तो ये कह सकते हैं कि दोनों को पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली किसने क्या किया, या फिर दोनों अपने आप ऑफ हो गए। सीधे सीधे पायलट्स के ऊपर ऐसे जिम्मेदारी डाल देना ये कितना सही है मैं नहीं कह सकती। दोनों इंजन न्यूनतम आइडल स्पीड के नीचे गए, यानी इंजन और एयरक्राफ्ट पायलट रिकॉर्डर डेटा से पुष्टि हुई कि दोनों इंजनों ने N2 मॉन न्यूनतम आइडल गति से नीचे गिरा दिए गए थे। पीछे का फ्लाइट रिकॉर्डर क्षतिग्रस्त हुआ। AAIB ने बताया कि पीछे का जो इंजन था और एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर ये घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गए, और जो पारंपरिक तरीके से उससे डेटा निकाला जा सकता था वो डेटा निकाला नहीं जा सका, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना हाई था। इसके अलावा जांच में कुछ अतिरिक्त साक्ष्यों की समीक्षा होगी। इन्होंने कहा है कि अन्य हितधारकों ने अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। अन्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जिन्हें जांच के अगले चरण में समीक्षा के लिए शामिल भी किया जाएगा। तभी इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहा जा रहा है, यानी कि
इनिशियल फाइंडिंग्स हमको कुछ इस तरह की जानकारियाँ दे रही हैं। फ्लाइट डेटा ने फिर से स्टार्ट के प्रयास में ईजीटी बढ़ने का दिखाया। EAFR डेटा में दिखा कि रन मोड में फ्यूल स्विच वापस करने के बाद दोनों इंजन्स में ईजीटी बढ़ा, जो दोबारा दहन का संकेत देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स से जो रिकवरी हुई है, ये बहुत ही मुश्किल थी। ब्लैक बॉक्स काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये टाइटेनियम के मेटल बॉक्स में डाला जाता है ताकि इसकी रिकवरी की जा सके। 1100 डिग्री सेल्सियस तक ये संभाल सकता है, और ये जब प्लेन क्रैश हुआ था तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच गया था, जिसकी वजह से ये शुक्रगुजार होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स बच गया, क्योंकि हमें रीज़न पता चल गए। अगर हम बात करें लोगों की, लोग नहीं बच पाए, इसकी ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। लोग नहीं बच पाए और साथ ही साथ एक ही सर्वाइवर हुआ है, जिससे ये समझ में आता है कि सर्वाइवर्स की संख्या कम होनी कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन ही थी। ब्लैक बॉक्स रिकवरी के संदर्भ में NTSB किट के बारे में जानते हैं। जैसे ये क्रैश हुआ 11 दिन बाद NTSB किट USA से मंगाया गया। उसकी मदद से ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी चीज़ें पता चली। इसे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड किट कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ब्लैक बॉक्स को खोजने, निकालने और विश्लेषण करने के लिए करती हैं। ये ब्लैक बॉक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलट्स के समीप रहता है, ताकि कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना होती तो पता चले कि एग्जैक्टली पायलट्स उस समय बात क्या कर रहे थे। ठीक है, दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो फ्लाइट से डेटा उत्पन्न होता है उसको रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स रिकवरी किट के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं? अंडर वाटर लोकेटर बीकन। ब्लैक बॉक्स एक विशेष ध्वनि संकेत उत्पन्न करता है, जिसकी आवृत्ति होती है 37.5 किलोहर्ट्ज। यह किट हाइड्रोफोन या ध्वनिक रिसीवर से लैस होता है, जो कि समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक सिग्नल पकड़ सकता है, काफ़ी नीचे तक। फिर उसके बाद है टोप्ड फिंगर लोकेटर। ये एक उपकरण होता है जिससे जहाज़ के पीछे पानी में खींचा जाता है ताकि ब्लैक बॉक्स से सिग्नल सुने जा सके। इसका उपयोग NTSB और अमेरिका नौसेना दोनों गहरे समुद्र में खोज करने के लिए करती है। फिर है सोनार सिस्टम। साइड स्कैन सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की सतह को मैप करने और मलबे व ब्लैक बॉक्स की स्थिति पता लगाने में करता है। इसके अलावा है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ROV। जब ब्लैक बॉक्स का सिग्नल मिल जाता है तो ROV उसे निकालने के लिए तैनात किए जाते हैं। ये गहरे पानी में भी रिकवरी कार्य कर सकता है। इसके अलावा मैग्नेटोमीटर है। ये समुद्र तल पर भारी धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सतही उपकरण, जो सरफेस से हमें इक्विपमेंट मिलते हैं, उसमें भी हेल्पफुल है ये। इनमें ऐसे जहाज़ होते हैं जिनमें क्रेन्स, विंचेस और डाइविंग सपोर्ट सिस्टम होता है ताकि ब्लैक बॉक्स की रिकवरी आसानी हो। फिर रिकवरी टीम गियर भी होता है, यानी कि ऐसे कोई टीम जब जाती है रिकवरी करने के लिए तो उनको गियर भी दिया जाता है। ब्लैक बॉक्स को संभालने के लिए विशेष उपकरण दिया जाता है। डिकंटामिनेशन किट भी किया जा सकता है अगर वो ईंधन दूषित पानी से निकाला गया है तो। इसके अलावा रिकवरी के बाद होता क्या है? जब ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया जाता तब क्या किया जाता है? ब्लैक बॉक्स को निकालने के बाद NTSB की प्रयोगशाला, जो कि वॉशिंगटन DC में होती है, वहाँ भेजा जाता है। फिर वहाँ उसके अंदर का जो डेटा होता है उसे डाउनलोड किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। भले ही बॉक्स क्षतिग्रस्त हो, क्योंकि इसकी मेमोरी यूनिट को अत्यधिक परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत जैसे देश भी आमतौर पर यह तकनीक अपनाते हैं और यदि ज़रूरत हो तो जटिल मामलों में, क्योंकि ये जटिल मामला था, तो NTSB जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का सहयोग भी लेते। तो हमने NTSB का इसमें पूरा सहयोग लिया है। आपको क्या लगता है इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बारे में? आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।